बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैदुल्ला हूँ और हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। अपने सब्जेक्ट में अभी हम क्वांटिटेटिव अप्रोचेस शुरू कर रहे हैं। आज हम क्वांटिटेटिव अप्रोचेस शुरू कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव अप्रोचेस से मेरा क्या मुराद है? The quantitative approach to management involves the use of quantitative techniques such as statistics, information models and computer simulation to improve decision making. बेसिकली तो ये सारा इस आइडिया पर है कि हम किस तरह अपनी डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव कर सकते हैं, मैनेजर की डिसीजन मेकिंग किस तरह इम्प्रूव हो सकती है। उसके लिए स्टैटिस्टिक इस्तेमाल होता है, उसके लिए इंफॉर्मेशन मॉडल्स इस्तेमाल होते हैं, उसमें कंप्यूटर की में सिमुलेशन होती है, मुख्तलिफ टेक्निक इस्तेमाल होते हैं। और ये सारे इनमें से कई एक जो है ये क्वांटिटेटिव अप्रोच है, क्वांटिटेटिव अप्रोचेज है। टुडे दिस व्यू encourages manager to use mathematics, statistics and other quantitative techniques to make managerial decisions. कुछ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं, कुछ क्वालिटेटिव टेक्निक्स हैं। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स बेसिकली डेटा बेस्ड होते हैं। आप डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा के बेस पे डिसीजन लेते हैं। क्वालिटेटिव टेक्निक्स ज़रा कम ही डेटा बेस्ड होते हैं और डेटा उसमें कम, ज़्यादा लॉजिक ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो बहरहाल ये दोनों टेक्निक्स हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आजकल जब से ये कंप्यूटर आया और हम बड़ी मिकदार में डेटा को मैनेज करने के काबिल हुए हैं, तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पे जोर ज़्यादा हो गया है। कुछ जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है जो मैनेजमेंट साइंसेज में इस्तेमाल होती हैं, उसमें एक है लीनियर प्रोग्रामिंग। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स या एलपी मॉडल्स। फिर लर्निंग एक्सपीरियंस कर्व थ्योरी है, या लर्निंग एक्सपीरियंस कर्व इफेक्ट भी कह देते हैं। इन्वेंट्री प्लानिंग मॉडल, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल वैसे एक ख़ास किस्म के लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स ही हैं। मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल फोरकास्टिंग, एस्टिमेशन या फोरकास्टिंग, क्यूइंग टेक्निक्स, इनमें से बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो क्वांटिटेटिव अप्रोचेस में आते हैं। ये सारे तो हम कवर नहीं कर रहे, हम लीनियर प्रोग्रामिंग और उसको भी थोड़ा सा ही कवर कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह इतना हो जाएगा कि आप स्टूडेंट्स को ये पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या क्या यानी ऑप्शंस अवेलेबल हैं और हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं। मेरी ज़रा मजबूरी है, हम हमारे स्टूडेंट्स जो है वो मैथमेटिक्स में और मैथमेटिक्स में इतने अच्छे नहीं होते, स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा काबिल नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत ही पढ़ा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा होता है, इन डेप्थ स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ी होती। और उन दोनों से भी ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ है, वो कंप्यूटर साइंस के उतने अच्छे ख़ास तौर पे प्रोग्रामिंग साइड पे ज़्यादा अच्छे नहीं होते, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। लेकिन इंशाल्लाह उस सब कुछ के बावजूद आप बहुत अच्छा मटेरियल आप देखेंगे, कवर हम कर लेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो ज़्यादा लीनियर प्रोग्रामिंग के मुतालिक है, ज़्यादा ये लीनियर प्रोग्रामिंग के मुतालिक है, जो एक क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है, ये क्वांटिटेटिव टेक्निक है। बाकी हम एक आध और भी शायद हम पढ़ें, इन्वेंट्री प्लानिंग मॉडल और लर्निंग एक्सपीरियंस कर्व, लेकिन यह आने वाले लेक्चर्स की बात है इंशाल्लाह। बाकी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल और ये या क्यूइंग टेक्निक्स, ये मुझे नहीं मालूम कि हमारे किसी और सब्जेक्ट में कितना कवर होता है, लेकिन इंटरेस्टेड लीडर अगर कोई स्टूडेंट किसी खास वजह से उसको इसकी ज़रूरत है तो मुझसे रब्ता कर सकता है। बाकी मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल फोरकास्टिंग वो तो मैं अपने सब स्टैटिस्टिक वगैरह में थोड़ा बहुत इंशाल्लाह इसको देख लूँगा। तो चलें आगे बढ़ते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग इज़ एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यह है कि बाज़ औक़ात ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, ऐसे अहम वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, जिनको हमें
उनका ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। ऑप्टिमाइज का मतलब ये है उसको मैक्सिमम का इस करना होता है, मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है। हमें बाज़ फंक्शन ऐसे हैं जो हमें मैक्सिमम चाहिए होते हैं, बाज़ ऐसे होते हैं जो हमें मिनिमम चाहिए होते हैं। तो हम जैसे आपको कॉस्ट जो है मिनिमम चाहिए होता है, किसी भी जगह पर हमें ये ख्वाहिश होती है हमारा काम भी हो जाए, कॉस्ट भी कम आए। और बाज़ चीज़ों में हमें चीज़ें मैक्सिमम चाहिए होती है, जैसे प्रॉफिट है, हम कहते हैं हमारा मकसद भी हल हो जाए और प्रॉफिट मैक्सिमम आए। तो बाज़ चीज़ों को हमें मैक्सिमम चाहिए होते हैं, बाज़ हमें मिनिमम चाहिए होते हैं, तो हम जनरली लफ्ज़ बोलते हैं ऑप्टिमाइज। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है? ये एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है फॉर अ सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट्स एंड लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये इसमें ये लफ्ज़ लीनियर जो है कि भाई इस तमाम डिस्कशन में जितने भी हम फंक्शंस डिस्कस करेंगे वो सारे लीनियर होंगे, वो सारे लीनियर होंगे। यानी यूं कह लें कि ज़्यादा कम्प्लेक्स किस्म के फंक्शन हम डिस्कस नहीं कर रहे, और क्वाड्रेटिक और लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल और इस तरह के कम्प्लेक्स किस्म के फंक्शन हम डिस्कस नहीं कर रहे, सिंपल लीनियर की तरफ। लेकिन मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि लीनियर प्रोग्रामिंग की बिजनेस में एप्लीकेशन इसलिए बहुत ज़्यादा है कि बिजनेस में अक्सर जो हमें फंक्शन सामने आते हैं वो लीनियर ही होते हैं। An objective function defines the quantity to be optimized. Objective function वो quantity है जिसको हम optimize करना चाहते हैं, ठीक है। बिलफर्ज ये कॉस्ट हो सकता है जिसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं कि करना चाहते हैं, ये रेवेन्यू हो सकता है जिसको हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हम उस फंक्शन को कहते हैं जिसमें हमें दिलचस्पी है बहुत ज़्यादा, हम या उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं या हम उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। And the goal of linear programming is to find the value of the variable that maximize or minimize the objective function, ठीक है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग का मकसद क्या है कि आप ऐसे वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यूज, इनपुट वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज मालूम कर लें जिससे आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन या तो मैक्सिमाइज हो जाए या मिनिमाइज हो जाए। लेकिन ज़्यादा वजाहत के साथ ये बात इस तरह होगी कि अंडर कंस्ट्रेंट्स ये मैक्सिमाइज हो जाए या मिनिमाइज हो जाए। अंडर कंस्ट्रेंट्स का क्या मतलब है कि जो हमारी मजबूरियां हैं उन मजबूरियों से हम शायद ना निकल सकें। बिलफर्ज हमारे पास ये है कि ख़ास हद से ज़्यादा हमारे पास लेबर आर्स मौजूद नहीं है, या ख़ास हद से ज़्यादा हमारे पास मशीन आर्स मौजूद नहीं है। तो ये वो मजबूरियां हमारी, इन मजबूरियों के अंदर रहकर बेहतर से बेहतर सोल्यूशन क्या हो सकता है, ये हो जाएगा लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इंशाल्लाह इस पर डिटेल में आज हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, कई एक बातें भी करेंगे। लेकिन अभी लीनियर प्रोग्रामिंग के कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस एग्जांपल से एक दो एग्जांपल भी मैं रख लूँगा, बाकी एग्जांपल आप बेशक खुद पढ़ते रहें, लेकिन एक दो एग्जांपल से ही आपको सिचुएशन की काफ़ी समझ आनी शुरू हो जाएगी कि ये किस तरह के काम करता है, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, सिर्फ आपको प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन समझाने के लिए कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ, मैं अभी इनको सॉल्व नहीं कर रहा। These are examples of LP problem, linear programming problems. ये देखें जी, मैंने यहाँ एक अलग जगह पर रखी हुई है आपके लिए। ये पहला एग्जांपल है और ये प्रोडक्शन से। एक मिनट में जरा इसको जरा बड़ा कर दूं, आपको साफ नजर आए। ये प्रोडक्शन से एग्जांपल है। ये कंपनी है एस नोवेल्टी, ये कंपनी का नाम है। इट विशेस टू प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ सोवेनियर। ये कंपनी है, इसमें दो किस्म के सोवेनियर ये बनाना चाहती है, एक है टाइप ए और एक है टाइप बी। ईच टाइप ए सोवेनियर विल रिजल्ट इन प्रॉफिट ऑफ $1। टाइप ए सोवेनियर अब जब मार्केट में बिकेगा तो $1 का प्रॉफिट होगा। एंड टाइप बी सोवेनियर विल रिजल्ट इन अ प्रॉफिट ऑफ 1.20, $1 और 20 सेंट्स का प्रॉफिट टाइप बी सोवेनियर में होगा। To manufacture type A souvenir requires 2 minutes on machine 1 and 1 minute on machine 2। ये दो मशीनें हैं जिन पर जो इन सोवेनियर पे काम करते हैं। मशीन 1 पे ये 2 मिनट लेता है टाइप ए सोवेनियर, और टाइप 2 मिनट वो मशीन 1 के लेता है और 1 मिनट वो मशीन 2 पे लेता है, ठीक है।
टाइप बी सोवेनियर, अगर टाइप बी सोवेनियर बनाए तो रिक्वायर 1 मिनट ऑन मशीन 1 एंड 3 मिनट ऑन मशीन 2। ठीक है, मशीन 1 पे तो टाइम कम लेता है, लेकिन मशीन 2 पे ये काफी ज्यादा टाइम लेता है, 3 मिनट लेता है। There are 3 hours available on machine 1 and 5 hours available on machine 2। जाहिर है उन मशीनों के और भी काम है, तो हमारे पास सिर्फ 3 आवर्स हैं मशीन 1 के अवेलेबल और 5 आवर्स मशीन 2 के अवेलेबल हैं। अब क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी सोवेनियर ऑफ ईच टाइप शुड एस नॉवेल्टी मेक टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अभी आप ने देख लिया यहाँ पर मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मैक्सिमाइज करना है, ये प्रॉफिट वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है, प्रॉफिट वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा और वो शराइत क्या है जिसमें हम बंधे हुए हैं। एक ये शर्त है कि हमारे पास 3 आर मशीन 1 के अवेलेबल हैं, इससे ज्यादा नहीं है, और 5 आर मशीन 2 के अवेलेबल हैं, इससे ज्यादा नहीं है। तो इसके अंदर रहकर हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम है जो प्रोडक्शन से लिया गया है। चले एक और देख लें, एक और देख लें। ठीक है, वैसे तो मैं चाहता हूं कि 2 और आप देख लें। एक न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है और एक ट्रांसपोर्टेशन का। ये वो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है और जिसको हम लीनियर प्रोग्रामिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। बाहर ये न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम। अ न्यूट्रिशनिस्ट advises an individual who is suffering from an iron and vitamin B deficiency। अच्छा भाई, एक बंदा है, बीमार है और उसको एक न्यूट्रिशनिस्ट है और वो उसको दवाई लेकर दे रहा है, दवा खाना उसको सजेस्ट कर रहा है। असल में उसके खाने में आयरन और विटामिन बी की डेफिशिएंसी है। वो उसको कह रहा है टू टेक एटलीस्ट 2400 मिलीग्राम ऑफ आयरन, 2100 मिलीग्राम ऑफ विटामिन B1 जिसको थायमीन भी कहते हैं, एंड 1500 मिलीग्राम ऑफ विटामिन B2। ये कोई रिबोफ्लेविन है कि क्या है बाहर, लेकिन ये खास विटामिन है। और अ पीरियड ऑफ टाइम, एक खास वक्त तक वो कह रहे हैं कि आपने इतने मिलीग्राम आयरन लेना है, इतने मिलीग्राम विटामिन B1 लेना है और इतने मिलीग्राम जो है 1500 मिलीग्राम विटामिन B2 लेना। अब मसला क्या है, इस बंदे ने क्या करना है। 2 विटामिन पिल्स आर अवेलेबल। ठीक है, विटामिन के 2 किस्म की गोलियां बाजार में मार्केट में अवेलेबल है, एक ब्रांड ए है और एक ब्रांड बी है। ईच ब्रांड ए पिल कॉस्ट 6 सेंट। अच्छा, ब्रांड ए की एक जो गोली है उसमें उसकी कीमत तो 6 सेंट्स है, एंड इट कंटेन 40 मिलीग्राम ऑफ आयरन, 10 मिलीग्राम विटामिन B1 एंड 5 मिलीग्राम विटामिन B2। ठीक है, ईच ब्रांड बी, और अब ये तो ब्रांड ए की कहानी थी कि क्या कीमत है और उसमें आयरन कितना है, उसमें विटामिन B1 कितना है, उसमें विटामिन B2 कितना है अगर एक गोली खाएंगे तो। ईच ब्रांड बी पिल कंटेन कॉस्ट 8 सेंट, ये महंगा है, ये 2 सेंट उससे महंगा है, एंड कंटेन 10 मिलीग्राम आयरन, 15 मिलीग्राम विटामिन B1, 15 मिलीग्राम ईच ऑफ विटामिन B1 एंड विटामिन B2। अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें आयरन में मसला है, आयरन इसमें कम है, लेकिन विटामिन B1 और विटामिन B2 की मिकदार इसमें ज्यादा है, 15 मिलीग्राम है। अब मसला क्या है, व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ पिल शुड द इंडिविजुअल परचेज टू मीट द मिनिमम आयरन विटामिन रिक्वायरमेंट एट लोवेस्ट कॉस्ट। अब यहां पर वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, कॉस्ट। हम चाहते हैं कि हमारे पैसे भी कम लगे और हमारे आयरन और विटामिन की डिफिशियंसी भी पूरी हो जाए। बात समझ आ गई है? तो कितनी गोलियां एक की और कितनी दूसरी की वो खरीदे और किस तरीके से खरीदे, तो ये है वो न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम। अब एक और देख लें, ये भी बाहर लीनियर प्रोग्रामिंग से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, और इंशाल्लाह मैं जो तरीकाकार बताऊंगा आप इसको करेंगे तो फिर आप इन प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व भी कर सकेंगे। मैं सारे प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन फिर आप ये प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकेंगे। ये तीसरा प्रॉब्लम है और ये ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है। ये कंपनियों में ये मसला अक्सर होता है। बेसिकली हमें कई दफ़ा होता है ये है कि हमें सोर्स से डेस्टिनेशन पर चीज़ें पहुंचानी होती हैं। जैसे अभी ये देखें, कर्टिस रो aviation industry has 2 plants, plant 1 and plant 2, that produces Zephyr jet engine used in their light commercial airplane। अच्छा जी,
ये कंपनी है कर्टिस रो एविएशन और इसके दो प्लांट है, प्लांट 1 और प्लांट 2। ठीक है, दोनों प्लांट में एक खास किस्म के इंजन बनते हैं जो इनके कमर्शियल एयरप्लेन में लगते हैं। ठीक है, देयर आर 100 यूनिट ऑफ इंजन इन प्लांट 1 एंड 110 यूनिट्स इन प्लांट 2। अच्छा, ये प्लांट 1 में ये बिल्कुल 100 यूनिट्स हैं इंजन के, 100 इंजन मौजूद है प्लांट 1 में और 110 इंजन मौजूद हैं प्लांट 2 में। The engine are shipped to Curtis Row main assembly plant। अच्छा जी, अब जरा ये देखें कि प्लांट 1 और प्लांट 2 में ये इंजन बनते हैं, लेकिन बाद में असेंबली प्लांट कहीं और हैं जहां पर ये इंजन ले जाए जाते हैं और वहां एयरप्लेन में ये लगाए जाते हैं, इनके कमर्शियल एयरप्लेन में वो लगाए जाते हैं। असेंबली प्लांट अलग है, ये प्लांट अलग हैं, असेंबली प्लांट अलग हैं। असेंबली प्लांट भी दो हैं, असेंबली प्लांट ए, असेंबली प्लांट बी। The shipping cost in dollar per engine from plant 1 to plant and 2 to main assembly plant A and B are as follows। अच्छा जी, अब आप ये समझे कि प्लांट 1 एंड प्लांट 2, अभी जहां पर ये माउस हरकत कर रहा है ये वो सोर्स हैं, यहां से हमने चीज ले जानी है, और असेंबली प्लांट ए और बी ये डेस्टिनेशन है, यहां हमने ले जाना है। ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। ओके, प्लांट 1 से प्लांट ए पर ले जाएंगे तो आपको पर इंजन $100 खर्च आएगा, लेकिन प्लांट 1 से असेंबली प्लांट बी तक ले जाएंगे तो $60 का खर्च आएगा। अच्छा, प्लांट 2 से प्लांट ए पे ले जाएंगे तो 120 का खर्चा आएगा डॉलर्स का, एक इंजन ले जाएंगे, और प्लांट 2 से असेंबली प्लांट बी तक ले जाएंगे तो $70 खर्च आएगा। ठीक है, ओके। दिस वन द असेंबली प्लांट ए नीड्स 80 इंजन। प्लांट ए को कितने इंजन चाहिए? 80 इंजन। वेयर एज प्लांट बी नीड्स 70 इंजन। इसको 70 इंजन चाहिए और इसको 80 चाहिए। फाइंड हाउ मेनी इंजन शुड बी शिफ्ट फ्रॉम ईच प्लांट टू ईच मेन असेंबली प्लांट इफ शिपिंग कॉस्ट आर टू बी केप्ट टू अ मिनिमम। अब शिपिंग कॉस्ट को आपने मिनिमम रखना है, कॉस्ट को मिनिमम रखना है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, और बाकी आपको शराइत मालूम हो गई हैं, बाकी आपको शराइत मालूम हो गई हैं कि जी ये कॉस्ट आपने इन शराइत के तहत मिनिमाइज करना। बहरहाल ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो गया। इन 2-3 प्रॉब्लम को बताने का मकसद क्या था कि आपको ये समझ आ जाए कि हम ये जो है क्या जो लीनियर प्रोग्रामिंग है उसमें किस तरह के प्रॉब्लम आपके सामने आते हैं, तो मैंने उनकी चंद एक एग्जांपल्स दे दी। ठीक है, सो बेसिकली अभी मैं ये काम कर रहा था, एग्जांपल्स ऑफ एलपी प्रॉब्लम। मैंने 3 प्रॉब्लम आपके सामने बता दी, सॉल्व नहीं की। सॉल्व इंशाल्लाह आप खुद कर लेंगे इनको, लेकिन आपने अगर इस वीडियो को तवज्जो से सुना तो आप खुद भी इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। अब जरा देखें कंप्यूटेशनल मेथड ऑफ एलपी। एलपी का कंप्यूटेशन मेथड क्या है, एलपी प्रोग्राम का कंप्यूटेशन मेथड क्या है। एलपी लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम को 2 तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। एक है ये वाला सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है ना, एक तो ये तरीका है, और एक है ग्राफिकल अप्रोच। ये 2 तरीके हैं। ठीक है, मैं जो है आपको वैसे तो मैं बताऊं कि सिंप्लेक्स मेथड असल जो एलपी का क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है वो सिंप्लेक्स मेथड है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके लिए ठीक ठाक कंप्यूटर की इटरेटिव प्रोसीजर्स की, एल्गोरिथम की, एक्सेल की, कई एक और चीज़ों की अच्छी समझ होनी चाहिए। तो सिंप्लेक्स मेथड इस वजह से हम अभी कवर नहीं कर रहे, क्योंकि जाहिर है कि मैं ये एलपी आपको जो पढ़ा रहा हूँ ये कॉस्ट अकाउंटिंग के एक पोर्शन के तौर पे पढ़ा रहा हूँ। अगर ये हमारे पास अपना कोर्स होता तो फिर शायद मैं सिंप्लेक्स मेथड, चूंकि मैं सिंप्लेक्स मेथड मैं जो एलपी पढ़ा रहा हूँ तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग के एक पोर्शन के तौर पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं फुल मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं ऐसा करता तो फिर मैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का सब्जेक्ट पढ़ाता तो फिर मैं सिंप्लेक्स मेथड बड़ी डिटेल में पढ़ाता। अभी मजबूरी है, मैं क्या करूंगा, सिर्फ ग्राफिकल अप्रोच इस्तेमाल करूंगा।
वजह इसकी दो है। एक तो ये कि ग्राफिकल अप्रोच आसान है, सिंप्लेक्स मेथड मामूली मुश्किल है। लेकिन ग्राफिकल अप्रोच आसान तो है लेकिन ये हर जगह यूज नहीं हो सकता। देखें, इट इज अ ग्राफ बेस्ड सिंपल प्रोसीजर दैट कैन बी यूज्ड टू सॉल्व एलपी प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग एट मोस्ट 3 वेरिएबल्स। अब ये 3 वेरिएबल से ज्यादा कम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाए तो ग्राफिकल अप्रोच से मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट 2 वेरिएबल वाला ही हम इससे करते हैं, 3 वेरिएबल वाला भी मुश्किल होता है। सिंप्लेक्स मेथड में एलपी प्रॉब्लम में आप देखेंगे कि कई दफा वेरिएबल 10-10, 20-20 तक भी पहुंच जाते हैं। सिंप्लेक्स मेथड इस तरह के कॉम्प्लेक्स एलपी प्रॉब्लम बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेता है, उसका एक सेट प्रोसीजर है। तो बहरहाल, लेकिन हम सिंप्लेक्स मेथड नहीं करेंगे, हम ग्राफिकल अप्रोच कवर करेंगे। ठीक है, बहरहाल हम लीनियर प्रोग्रामिंग को ग्राफिकल अप्रोच से सॉल्व करेंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हम ग्राफिकल अप्रोच पे आ जाते हैं। उसमें हम करते क्या हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि हम एलपी प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, पहला काम। ठीक है, अच्छा चलें एक प्रॉब्लम भी ले लेते हैं। फिलहाल इसको तो क्लोज कर लेते हैं, ये तो आपके एक्सरसाइज के लिए थे। सबसे पहली बात यह है कि एलपी प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, उस मैथमेटिकल फॉर्म में आप देखेंगे कि बहुत सारी इनइक्वालिटीज होती हैं और वो बेसिकली मुख्तलिफ कंस्ट्रेंट्स होती हैं, वो शराइत होती हैं। उन इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट करें। ये बात आपको थोड़ी सी समझानी है। ठीक है, उनको इक्वालिटीज में कन्वर्ट करना और उन इक्वालिटीज का ग्राफ बनाना है। ये थोड़ी सी बात साथ साथ मैं समझाता जाऊं। ये लेट अस सॉल्व अ सिंपल एलपी प्रॉब्लम, जो मैंने इधर नीचे लिखा है इसको यूं समझे कि मैं ऊपर लेकर आ गया। और ये एक तीसरा प्रॉब्लम देखें, एक और प्रॉब्लम देखें। 2-3 तो आपने उधर देख ली है, एक ये तीसरा है कि चौथा है, बहरहाल लेकिन ये इस एग्जांपल को देखें। अ फर्म प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स ए एंड बी। ठीक है, बोथ प्रोडक्ट रिक्वायर टाइम in 2 processing department, the assembly department and finishing department। अच्छा ठीक है जी, एक फर्म में 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक का नाम ए है एक का बी है। दोनों प्रोडक्ट जो है 2 प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट से गुजरते हैं, एक असेंबली डिपार्टमेंट है और एक फिनिशिंग डिपार्टमेंट है। ठीक है, और ये मेरे ख्याल में आप लोगों ने अभी जो प्रोसेस कॉस्टिंग देखी है तो उसमें भी आपने इस तरह की बात देख ली है। डेटा ऑन 2 प्रोडक्ट्स आर एज फॉलोस। ये डेटा होता क्या है कि 2 डिपार्टमेंट है हमारे पास, एक असेंबली एक फिनिशिंग, और ये प्रोडक्ट ए है और प्रोडक्ट बी है। अब प्रोडक्ट यहाँ इसका क्या मतलब है कि प्रोडक्ट ए का जब 1 यूनिट बनता है तो वो असेंबली डिपार्टमेंट में उस पर 2 घंटे लगते हैं और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में उस पर 3 घंटे लगते हैं जब उसका 1 यूनिट बनता है। प्रोडक्ट बी का जब 1 यूनिट बनता है तो असेंबली डिपार्टमेंट में 4 घंटे लगते हैं और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट ए का 1 यूनिट जो है हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन वो ऐड कर रहा है, वो $25 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट वो ऐड कर रहा है। 1 यूनिट इतना कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमें ऐड करके दे रहा होता, और प्रोडक्ट बी हमें $40 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऐड कर रहा होता है। मतलब ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन में ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन में कम कंट्रीब्यूट करता है। जहां तक हमारे पास अवेलेबिलिटी की बात है कि हमारे पास असेंबली डिपार्टमेंट और फिनिशिंग डिपार्टमेंट कितने आवर्स अवेलेबल हैं, तो हमारे पास असेंबली डिपार्टमेंट में 100 आवर्स अवेलेबल हैं और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में 90 आवर्स अवेलेबल है। अब the firm wants to find the most profitable mix of these 2 products। ये फर्म आपसे क्या चाहता है, वो चाहता है कि भाई ये बताएं प्रोडक्ट ए कितना बनाए प्रोडक्ट बी कितना बनाए कि ओवरऑल हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए, या यूं कह ले कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारा मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, यहां से मैंने सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन को मैक्सिमाइज करना है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, और सब्जेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट्स, कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। एक कंस्ट्रेंट तो ये है कि हमारे पास 100 आवर्स से ज्यादा असेंबली डिपार्टमेंट में अवेलेबल नहीं है और फिनिश डिपार्टमेंट में 90 आवर्स से ज्यादा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसके अंदर रहते रहते हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन को मैक्सिमाइज करना, तो ये एक एलपी प्रॉब्लम है। ठीक है,
पहला काम क्या है, पहला काम क्या है, कन्वर्ट एलपी प्रॉब्लम इनटू मैथमेटिकल फॉर्म। पहला काम ये है। अब जरा इसको देखें, ये तो क्वेश्चन मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं है। अब आप देखें कि मैं इस क्वेश्चन को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करता हूं। ये तो टेक्स्ट फॉर्म में है। सॉल्यूशन में क्या है, फर्स्ट डिफाइन द डिसीजन वेरिएबल एज फॉलोज। भाई अगला यही पूछ रहा है ना कि प्रोडक्ट मिक्स आपको चाहिए। प्रोडक्ट मिक्स का क्या मतलब है, प्रोडक्ट ए कितना बनाए, प्रोडक्ट बी कितना बनाए। ठीक है, मैंने कहा चलो एक्स का शो कर रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस ऑफ प्रोडक्ट ए, और वाई मैंने क्या नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस ऑफ प्रोडक्ट बी। तो प्रोडक्ट ए कितना बनाए वो एक्स बना लें, प्रोडक्ट बी कितना बनाए वो वाई बना लें। यानी हमने एक्स और वाई मालूम करेंगे तो वो खुद पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट ए कितना बनाए और प्रोडक्ट बी कितना बनाए। एक्स और वाई ये अननोन है, ये मैंने उनका नाम रख लिया। पहला काम तो यही है। इसके बाद मैंने उस पूरे प्रॉब्लम को, ये जो पूरा प्रॉब्लम है उसको, ये वो एलपी लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल है। नाउ वी कैन मॉडल दिस प्रॉब्लम एज फॉलोज, और ये वो आपके सामने एलपी मॉडल है। ये पहली बात ये आपने मैक्सिमाइज करना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन को, जिसका फार्मूला ये है 25x प्लस 40y। ये कहां से आ गया, देखिए आप प्रोडक्ट ए कितना बना रहे हैं, एक्स बना रहे हैं। आप प्रोडक्ट बी कितना बना रहे हैं, वाई बना रहे हैं। प्रोडक्ट ए का एक यूनिट आपको $25 कंट्रीब्यूशन मार्जिन में ऐड करता है। तो अगर x यूनिट बनाएंगे तो 25x हो जाएगा, प्लस इधर आपने y यूनिट बनाए हैं तो y मल्टीप्लाई बाई 40, यानी 25x कंट्रीब्यूशन मार्जिन में प्रोडक्ट ए कंट्रीब्यूट करेगा और 40y प्रोडक्ट बी कंट्रीब्यूट करेगा। 25x प्लस 40y ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो जाएगा, और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और इसको हमने मैक्सिमाइज करना है। इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। साथ ही साथ कुछ शराइत हैं इस सिस्टम पर। कुछ एक शर्त असेंबली डिपार्टमेंट की है, एक शर्त फिनिशिंग डिपार्टमेंट की, और कुछ और शराइत भी हैं। पहले असेंबली डिपार्टमेंट की शर्त समझ। प्रोडक्ट ए जब असेंबली डिपार्टमेंट में जा, एक प्रोडक्ट ए का एक यूनिट जब असेंबली डिपार्टमेंट से बन के जब गुजरता है तो वो 2 घंटे उधर ले लेता है। और प्रोडक्ट ए का बी का, फिलहाल असेंबली डिपार्टमेंट में कंसंट्रेट करें क्योंकि हम असेंबली के लिए बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट ए जब एक यूनिट असेंबली डिपार्टमेंट बनता है तो 2 घंटे यहाँ लगाता है। प्रोडक्ट बी का एक यूनिट बनता है तो 4 घंटे असेंबली डिपार्टमेंट से खा लेता है। तो देखें इसके तो x यूनिट है तो ये 2x हो जाएगा और ये 4y हो जाएगा। 2x प्लस 4y वो टाइम है जो असेंबली डिपार्टमेंट में हमारा लग रहा है, हमारा कंज्यूम होगा 2x प्लस 4y। ठीक है, और इसको जो है ना 100 या उससे कम होना चाहिए, इसको 100 या उससे कम होना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट में हमारे पास 100 आवर से ज्यादा टाइम नहीं है। 100 इस्तेमाल कर रहे हैं या उससे कम, सो इट इज लेस देन आर इक्वल टू 100। ठीक है, और ये एक शर्त है, ये एक कंडीशन है। मतलब है आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन को मैक्सिमाइज करेंगे लेकिन इस शर्त से आप बाहर नहीं निकल सकते। असेंबली डिपार्टमेंट वाले आपको 100 आवर से ज्यादा टाइम नहीं दे सकेंगे। दूसरा फिनिशिंग डिपार्टमेंट देखें, ये हो जाएगा 3x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 90। वजह यह है कि इधर 90 आवर से ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। ठीक है ना, तो 90 आवर्स या उससे कम ही आपने इस्तेमाल करना है फिनिशिंग डिपार्टमेंट से। ये बात भी हो गई। तीसरी बात यह कि प्रोडक्ट एक्स कितना बनाएंगे, प्रोडक्ट वाई कितना बनाएंगे, तो इसकी वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकती। देखें इसको हम नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट कहते हैं। आप प्रोडक्ट एक्स कितना बनाएंगे, जाहिर है अगर नहीं बनाएंगे तो 0 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। 1 बनाएंगे, 2 बनाएंगे, 3 बनाएंगे तो x विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सिमिलरली y विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये 0 x और y की वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकती। नेगेटिव प्रोडक्ट्स आप नहीं बना सकते। तो ये कुछ और इजाफी कंस्ट्रेंट हो गई, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड y इज आल्सो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये इजाफी कंस्ट्रेंट है और इसको हम नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट कहते हैं। एलपी प्रॉब्लम में ये समझा जाता है कि ये शर्त खुद ब खुद मौजूद है, अगर इधर इसका जिक्र ना भी हो तो समझा जाता है कि ये मौजूद है। ओके, अब यहां पर आप कहां तक आ गए हैं। पहले तो आपने एलपी प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया,
और उसमें कुछ इनइक्वालिटीज थी, उनको इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है ताकि उनका ग्राफ बना सके। अच्छा, ये इनइक्वालिटीज किधर है, जरा मैं आपको बता देता हूं। ये देखें, ये एक इनइक्वालिटी है 2x प्लस 4y लेस देन आर इक्वल टू 100, ये एक इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी है, इसमें लेस देन आर इक्वल टू है ना, क्योंकि इक्वालिटी में तो इक्वल टू होता है। अब ये ऊपर वाला ये इक्वालिटी है, क्योंकि यहां इक्वल टू है, इसमें क्या है, इक्वल टू है, तो ये इक्वालिटी है। लेकिन नीचे वाले ये जो शर्त है, ठीक है, ये जो शर्त है, ये जो शर्त है, ये जो शराइत हैं, ये सारी इनइक्वालिटीज हैं, क्योंकि इसमें लेस देन आर इक्वल टू या ग्रेटर देन आर इक्वल टू या लेस देन या ग्रेटर देन, ये चीजें आ जाए तो ये इनइक्वालिटी हो जाती है। ये आपके पास इनइक्वालिटीज। पहला काम क्या करें, और ये वो शराइत है, कंस्ट्रेंट्स हैं। ऊपर तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, नीचे ये शराइत हैं। आपने क्या करना है कि इन शराइत को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। इनको इक्वालिटी में कन्वर्ट करके इनका ग्राफ बनाना, इनका इक्वालिटी में कन्वर्ट करके इनका ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। और फिर ग्राफ से अंदाजा करना है कि हमारे पास फीजिबल एरिया कौन सा है। फीजिबल एरिया वो होता है जिसमें हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उस फीजिबल एरिया से नहीं निकल सकते, क्योंकि फीजिबल एरिया वो एरिया होता है जिसमें ये शराइत पूरी होती हैं। जब आप फीजिबल एरिया से बाहर निकलते हैं तो ये शराइत कहीं ना कोई शर्त इनमें ऐसी होती है जो पूरी नहीं होती, ठीक है। तो आप फीजिबल एरिया से बाहर नहीं निकल सकते। फीजिबल एरिया वो होता है जिस एरिया में हम रहकर अपने चॉइसेस कर सकते हैं कि नहीं ये नहीं करता वो करता, लेकिन वो हमने फीजिबल एरिया के अंदर रहकर करना। तो फिलहाल ये फीजिबल एरिया मालूम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट मैंने थोड़ी सी चीजें आप पर छोड़ दी हैं, कुछ आपके पिछले क्लासेस के नॉलेज, कुछ और चीजें हम पहले भी और जगहों पर भी थोड़ा बहुत ग्राफ के मुतालिक पढ़ चुके हैं, तो वो चीजें मैंने आप पर छोड़कर मैं डायरेक्ट कंप्यूटर की मदद से ये ग्राफ जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखें ये ग्राफ मैं कैसे जनरेट करता हूँ, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लें कि हमने इनइक्वालिटीज आपको नजर आ गई हैं, इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट करके और आप इनके ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट करके और उनके प्रॉपर सही ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। और उसकी मदद से आप वो फीजिबल एरिया मालूम करेंगे, उसकी मदद से आप फीजिबल एरिया मालूम करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद आखिरी काम क्या है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन के मिनिमाइज या मैक्सिमाइज होने का फैसला करेंगे। और वो मिनिमाइज मैक्सिमाइज कहाँ पर होता है, वो जो फीजिबल रीजन आपके पास आ जाएगा उसके कॉर्नर्स पर वो मिनिमाइज होता है या मैक्सिमाइज होता है, जो भी हमारी जरूरत हो। अभी हमारी जरूरत मैक्सिमाइज की है, तो वो कॉर्नर पर हम उसको मैक्सिमाइज करेंगे। तो बहरहाल वो बात की बात है, पहले हम ये फीजिबल एरिया मालूम करें, ठीक है। तो अब आपको फिलहाल थोड़ी देर के लिए ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम एक साइड पे रखेंगे और हम जितना काम करेंगे इन कंस्ट्रेंट्स पे करेंगे, इन शराइत पे करेंगे, ठीक है। अब आप देखें कि ये शराइत किस तरह हम ग्राफ पर किस तरह शो होती है। ये मेरे पास ग्राफ पेपर है। ये एक सॉफ्टवेयर है जो नेट पे फ्री में अवेलेबल है, इसको जियोजेब्रा कहते हैं। मैं आपको इस सॉफ्टवेयर पर ये ग्राफ बनाऊंगा, ये ज़रा आसानी हो जाएगी, ठीक है ना, बड़ी आसानी से ये ग्राफ बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, पहले ये देखें कि मैंने x की वैल्यू भी पॉजिटिव लेनी है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव लेनी है। बेसिकली मैं इस एरिया में सोल्यूशन दूंगा। मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया, x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0, क्योंकि हम न प्रोडक्ट ए को भी नेगेटिव मिकदार में नहीं बना रहे और प्रोडक्ट बी को भी नहीं, वो हम बना ही नहीं सकते। लिहाजा सबसे पहले ये देखें कि मैं इस ग्राफ को ऐसे पकड़ के इधर ले आऊंगा। वजह यह कि मुझे ये जगह चाहिए, इसमें सोल्यूशन मकसद है। x भी मुझे पॉजिटिव चाहिए, y भी मुझे, नेगेटिव वाले एरिया में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, ठीक है। तो नेगेटिव वाले एरिया में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, इसलिए मैंने इधर कर दिया, मैं असल में पॉजिटिव वाले एरिया पर आ गया। अच्छा जी, पहले देखें जी, चले हम यहां करते हैं, यहां इनपुट देते हैं x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये आप देख रहे हैं
इसने इस एरिया को ब्लू कर दिया और इसको वाइट छोड़ दिए। अगर आप इस जगह पर देखेंगे तो यहाँ पर इन जगहों पर जहां पर भी आप देखेंगे तो आपको बाकी वाई तो बदल रहा है, ठीक है, लेकिन एक्स हमेशा पॉजिटिव है। एक्स हमेशा पॉजिटिव है। किस तरह? बिलफर्ज अभी जहां पर माउस पड़ा हुआ है, माउस पॉइंटर का पॉइंट पड़ा हुआ है ये जगह, अगर इधर आप और करें तो इधर y की वैल्यू +2 है, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू +2 है। अच्छा चले पहले इधर देखिए, यहां x की वैल्यू 6 है। अगर ऊपर चले गए तो y की वैल्यू 1 हो गई और x की वैल्यू 6, और ऊपर चले गए तो y की वैल्यू 2 हो गई, x की वैल्यू 6। अच्छा अगर इस तरफ चले गए तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 2, यानी यहां पर x की वैल्यू, अब आप इधर आते हैं तो x की वैल्यू पॉजिटिव है। अच्छा जरा इस तरफ आए, अगर आप इधर नीचे आ गए तो x की वैल्यू 7 है लेकिन y की वैल्यू -1 हो गई, लेकिन x तो पॉजिटिव है ना। देखिए मैंने क्या कहा, ये ब्लू एरिया वो सारा है जहां x पॉजिटिव है। क्या है? x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। y इधर नीचे आते हैं तो y नेगेटिव होने लगता है, लेकिन x उसी तरह पॉजिटिव रहता है। खुदा करे इधर आए इस लाइन पर रहें, नीचे आए, x पॉजिटिव रहेगा, y नेगेटिव हो सकता है, x नेगेटिव नहीं हो सकता। x नेगेटिव होने के लिए इस वाइट एरिया में आना जरूरी है और उधर में नहीं जा रहा। फिलहाल मैंने x को 0 से बड़ा कर दिया। अच्छा चले जी इसको एंटर कर देते हैं। अब जरा देखें, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कर देते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब क्या हो रहा है? चले फिलहाल थोड़ी देर के लिए वो x वाला मसला खत्म कर लेते हैं। ये x वाला मसला मैंने खत्म कर दिया ताकि आपको ये x नजर ना आए, सिर्फ y नजर आए। अब ये नीला एरिया कौन सा है? ये सारा जहां y पॉजिटिव है। यहां देखें, आप इधर कोई भी वैल्यू देखें, बिलफर्ज आप इस जगह पर देखते हैं तो x की वैल्यू भी 2 है, y की वैल्यू भी 2 है। इधर आते हैं x की वैल्यू भी 2 है, y की 3 है। अच्छा अगर आप इधर आ जाएं तो x की वैल्यू -1 लेकिन y की वैल्यू 3, यानी y उसी तरह पॉजिटिव है। x माइनस हो जाता है, y माइनस नहीं होता। तो बहरहाल ये अभी जो ब्लू एरिया है ना, इसमें y पॉजिटिव है, x यहां नेगेटिव है, लेकिन y इस पूरे ब्लू एरिया में पॉजिटिव है और इस वाइट एरिया में y नेगेटिव है। अच्छा अब ये मैंने कमाल क्या किया था, जब मैं इसको क्लिक करता हूं तो मुझे y की सिचुएशन बताता है, और ये करता हूं तो दोनों की सिचुएशन गायब कर देता है। ये करता हूं तो x की सिर्फ सिचुएशन बताता है, और इसको ऑफ करता हूं फिर दोनों के गायब कर देता है। यूं करता हूं तो ये सिर्फ y की सिचुएशन बताता है। और अब जरा ये देखें, दोनों करता हूं तो क्या करता है, वो ये बता रहा है कि ये एरिया जो जरा गौर करें ज्यादा ब्लू है, इसमें x भी पॉजिटिव है और इसमें y भी पॉजिटिव है। ये जगह भी हम छोड़ेंगे, ये भी छोड़ेंगे और ये भी छोड़ेंगे। ये जगह क्यों छोड़ेंगे? यहां जो है y तो पॉजिटिव है लेकिन x नेगेटिव है, नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक भी नेगेटिव हो जाए तो हमने छोड़ना है। अच्छा इस जगह को क्यों छोड़ देंगे? यहां x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है। हमें ये जगह चाहिए जहां x भी पॉजिटिव है, जहां y भी पॉजिटिव है, क्योंकि हम दोनों प्रोडक्ट पॉजिटिव मिकदार में बनाएंगे, नेगेटिव मिकदार में हम एक भी प्रोडक्ट नहीं बना सकते। तो ये जो ज्यादा ब्लू एरिया है वो हमें चाहिए। ठीक है, आगे जाएं, आगे जाएं जी, और ये देखें अगले कंडीशन क्या है। अगला है 2x + 4y लेस देन आर इक्वल टू 100। अब जरा देखें ये इक्वेशन इसमें कैसे पुट करते हैं। 2x + 4y, 2x + 4y is less than or equal to 100. 100। अच्छा जी एंटर, ये किधर चला गया? ये असल में है, लेकिन अभी इधर से जब मैं 10 लिख रहा था तो इधर था, 100 लिखा तो बहुत दूर चला गया। उसका तरीका फिर ये है, माइनस करें इसको, माइनस करें इस तरह, ये देखें ये करीब आ गया है। ठीक है, ग्राफ जरा इस तरह करें। ठीक है, तो अब ये जो जगह है ना, ये कर्व, ये वो एरिया है जो बहुत ज्यादा ब्लू है, कि जो इन तीनों शराइत पे पूरी होती है, जिसमें x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है और
2x+4y 100 या उससे कम है, वो एरिया ये है, ये ट्राइंगल सा जो बन रहा है, ए से ए से ए से और ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इसमें ये तीनों शराइत पूरी हो रही हैं, इसमें ये तीनों शराइत डियर स्टूडेंट पूरी हो रही हैं, ठीक है। अच्छा जी, मजीद अगेन आप वही इफेक्ट अलग अलग कर भी सकते हैं। ये देखिए मैंने वो इफेक्ट गायब कर दिया, इसको भी गायब कर दिया, इसको भी गायब कर दिया। इसको मजीद इधर खींचना हो तो आप वापस खींच भी सकते हैं और वापस ले आए तो ये देखें, ये सिर्फ अकेला ये, ठीक है, ये बता रहा है कि इसमें इस एरिया में देखें ना, इस जगह पर 2x+4y जो है 100 से छोटा है, इस एरिया में जो ब्लू एरिया, यहां पर 2x+4y 100 से बड़ा आता है, ठीक है। बिलफर्ज इसमें जहां पर अभी माउस पड़ा है, इसमें x की वैल्यू भी 40 है और y की वैल्यू भी 40 है, इस जगह पर जहां पर माउस अभी पॉइंट कर रहा है, यहाँ x की वैल्यू भी 40 है, y की वैल्यू भी 40 है। अगर आप इस इक्वेशन में इस लेफ्ट हैंड साइड पे x की जगह भी 40 और y की जगह भी 40 पुट करके इसको सॉल्व करें तो आप देखेंगे कि ये 100 से कम आंसर नहीं आ रहा, ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा जी, तो यहां पर प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, इस एरिया में प्रॉब्लम हो रहा है, इस पूरा जो व्हाइट एरिया है इसमें हमारी ये शर्त पूरी नहीं हो रही। अच्छा जी, और बाकी अब आपको समझ आ रही होगी कि किस तरह हम कई शराइतों को बैक वक्त देख रहे होते हैं। अच्छा, अब आखिरी शर्त देख लेते हैं। आखिरी शर्त क्या है? 3x+2y लेस देन आर इक्वल टू 90। ये देखें, 3x+2y इज लेस देन आर इक्वल टू 90। अब जरा देखें, ये एक और कंडीशन आ गई है। अब ये सारी सिचुएशन जो है आपको समझ आ गई है कि ये कर्व्स और ये ग्राफ ये सब कुछ कैसे बनता है, ठीक है ना। और ये सारी शराइत, अब आपको एक एक शर्त का अलग अलग इफेक्ट भी नज़र आएगा। मैं ख्वाहिश होगी कि आप जियोजेब्रा लोड करें और इसके साथ डाउनलोड करें और अपने कंप्यूटर पे इस पर ट्राइयाँ मारें, इस तरह के ग्राफ। अच्छा भाई, 3x+2y लेस देन आर इक्वल टू 90, ये फीजेबल एरिया है, ये ब्लू वाला, ये फीजेबल नहीं है, क्योंकि इस एरिया में अगर आप कोई पॉइंट लेंगे, जैसे अभी माउस जहां पर है, x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 30, अगर आप ये वैल्यू x और y की जगह इसमें पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि 90 से कम आंसर नहीं आएगा, 90 से ज्यादा आंसर आएगा। ये एरिया फीजेबल नहीं है। इसी तरह अब जब दो हो जाएं तो हमें दो जो ज्यादा ब्लू एरिया है ना, वो हमारा देखें, यहां पर जो है ये एक शर्त तो पूरी हो रही है ये वाली, लेकिन ये दूसरी वाली शर्त पूरी नहीं हो रही, जो ज्यादा ब्लू एरिया है हमने वो सर्च करना। और अब आपको पता चला कि हमें जो एरिया चाहिए वो देखें, अब माउस जहां पर है, देखें यहां से शुरू करेंगे, इधर आ जाएंगे, फिर ए से जाएंगे यहां तक, फिर ए से जाएंगे यहां तक, और फिर ए से जाएंगे नीचे यहां तक। ये जो दरमियान में सबसे ज्यादा ब्लू एरिया है, ये इन तमाम शराइत पे पूरा उतरता है और ये वो फीजेबल एरिया है, ये वो फीजेबल एरिया है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। ये आप खुद भी ग्राफ पेपर लेकर उस पर ये ग्राफ बना सकते हैं और उस पर जो है इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करवा सकते हैं, इन एरिया को आप आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। मजबूरी मेरी ये है कि मेरे पास अभी, काश के मेरे आप करीब होते हो, मैं ग्राफ पेपर पर यह सब कुछ आपको समझाता, लेकिन बहरहाल मैंने ये सारा इस पर बना के इसके बाद मैं वर्ड में ले गया हूँ। अब मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी कि मैंने ये सोल्यूशन कैसे किया है। अब मैं जियोजेब्रा को क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी मेमोरी पकड़ रहा है और उसकी वजह से मेरा कंप्यूटर की परफॉर्मेंस लो हो रही है। मेरा ख्याल में आपको ये समझ आ गई है कि ये फीजिबल एरिया मैंने कैसे मालूम किया है। इतना फिलहाल काफ़ी है। अच्छा जी, अब ज़रा देखें, जब मैंने इसका ग्राफ बनाया इन कंडीशंस का, तो मेरे पास ये ग्राफ बन गया, ये ग्राफ मेरे पास बन गया।
ठीक है डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये ग्राफ बन गया। अब इस ग्राफ में आप थोड़ा सा ज़रा सिचुएशन देखें। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं ये वही ग्राफ है जो जियोजेब्रा में था, बस थोड़ा बहुत मैंने इसको पेंट में ले जाके थोड़ा एडिट कर दिया है। अब बिलफर्ज ये जो लाइन आ रही है, देखें यहां से जो लाइन आ रही है यहां तक, ये बेसिकली असल में है 2x + 4y = 100, ठीक है। इसी तरह ये जो लाइन आ रही है ये से नीचे तक यहां तक, ये 3x + 2y = 90, ठीक है। जहां ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ये पॉइंट जहां पर अभी माउस है, ये x एक्सिस पे 20 है और y एक्सिस पे ये 15 है। इधर 15 है और इधर 20 है, 20 15। ये बात ग्राफ पे भी पढ़नी आसान होती है, कई दफा ग्राफ पेपर से भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप ग्राफ पेपर से नहीं पढ़ सकते तो फिर आपने 8वीं 10वीं क्लास का एक काम करना है। एक आपके पास ये इक्वेशन है और एक आपके पास ये इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इससे एक्स वाई मालूम कर लेंगे, वो ये वाला एक्स वाई होगा। तो बहरहाल वो 8वीं 10वीं का काम जरा रफ में करके आप इस पॉइंट को मालूम करेंगे। 20 और 15 ये हमें आ गया हमारे पास, और बाकी ये वो फिजिबल एरिया है। इस फिजिबल एरिया के कॉर्नर बड़े अहम होते हैं। एक कॉर्नर इसका ये वाला है जहां पर जिसको मैंने ओ लिखा हुआ है, ये 0 0 कॉर्नर है, इसमें x भी 0 है y भी 0 है। दूसरा कॉर्नर ये वाला है, इसमें x की वैल्यू 30 है, y की वैल्यू 0 है। तीसरा कॉर्नर ये बी वाला है, इसमें x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 15 है। और चौथा कॉर्नर ये वाला है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 25। ये चार कॉर्नर से ये हमारे पास फीजिबल एरिया बन। बाकी इसके अलावा कुछ और जगह हैं वो हमारे लिए अहम नहीं है, 50 0 या 045 ये हमारे लिए अहम नहीं है। हमारे लिए फीजिबल एरिया अहम है क्योंकि इसमें हमारा असल मतलब का सलूशन मौजूद है, इसमें सलूशन मौजूद है। बाकी मैंने बताया कि अक्सर ये पॉइंट तो मालूम करना ग्राफ से बड़े आसान होते हैं जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर आते हैं। जो पॉइंट इस तरह दरमियान में आ जाता है तो उसका मालूम करना जरा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसका पता इस तरह चलता है कि ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये एक दूसरे को काट रहे हैं। और इस लाइन की इक्वेशन कौन सी है? इस लाइन की इक्वेशन है 2x + 4y = 100 और इस लाइन की इक्वेशन है 3x + 2y = 90। अगर आप 8वीं 10वीं का अपना तरीकाकार इस्तेमाल करें और इस इक्वेशन को इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को मिलकर सॉल्व करें तो आप मालूम कर सकते हैं कि ये x की वैल्यू 20 आ रही है और y की वैल्यू 15 आ रही है। ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं एज एन एक्सरसाइज। बहरहाल इसके बाद जब ये काम हो गया, जब ये फीजिबल एरिया मालूम हो गया, तो नेक्स्ट काम आपका क्या है? नेक्स्ट काम ये है कि इन कॉर्नर्स पर आपने फीजिबल जो ये है, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको आपने कॉर्नर्स पर मालूम करना है। कैसे करना है ये जरा देखें। ये वैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन जरा ज़हन में रखें। अब हम क्या करेंगे, वो मुख्तलिफ कॉर्नर देखें। जैसे एक कॉर्नर है O और उसमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। ये देखें, खैर थोड़ा सा ऐसे करता हूं कि दोनों नजर आए। ये देखें O पर x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है, और A पर x की वैल्यू 30 है, y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 0। इस तरह B की वैल्यू 20 15 है और C की वैल्यू 0 और 25 है। अगर आप देखना चाहें तो फिर भी देख लें, ये 20 15 और ये 0 25, ये मुख्तलिफ कॉर्नर्स की वैल्यू, ठीक है। तो इन कॉर्नर्स पर ये आप मुख्तलिफ कॉर्नर्स के नाम, उनमें x की वैल्यू क्या आ रही है, उसमें y की वैल्यू क्या आ रही है, और इसके बाद कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फार्मूला और x की वैल्यू y की वैल्यू पुट करके देखें कि उसका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अब बिलफर्ज देखें कंट्रीब्यूशन का ये फार्मूला है। अब जरा देखें कि मैं बिलफर्ज ये बी पर ये मैंने वैल्यू कैसे कैलकुलेट की है। इसी तरह मैंने सब पे की है, लेकिन चले बी पर आप देखें कि कैसे करता हूं। मैं x की जगह 20 बी वाले के लिए और y की जगह 15 पुट करूंगा, देखें कैसे होता है। 25, ये 25 यहां से आ गया, x की जगह अब मैंने 20 पुट करना है। 25 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस, और फिर 40 यहां से 40 मल्टीप्लाई बाई y की वैल्यू कितनी है 15,
और जब आप इंटर करेंगे तो ये हो जाएगा 1100। ये 1100 मैंने ऐसे कैलकुलेट किया। इसी तरह ये बाकी वैल्यूज पुट करें तो आपके पास ये मुख्तलिफ आंसर आ जाएंगे। अब ये सारे आंसर आपके पास आ गए। अब चूंकि आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन मालूम करना चाहते हैं जिसको मैक्सिमाइज करना है, तो आप देखें कि इनमें मैक्सिमम कौन सा है। मैक्सिमम है 1100, इससे बड़ी वैल्यू कोई नहीं है। सो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मैक्सिमाइजेज एट बी, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है कंट्रीब्यूशन मार्जिन की, वो 1100 है। और बी पॉइंट पे एक्स कितना है 20 और वाई कितना है 15। पता क्या चला कि आपने एक्स क्या था, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस ऑफ प्रोडक्ट ए, तो ए के कितने यूनिट बनाने 20, बी के कितने यूनिट बनाने 15। तो अगर आप ए के 20 यूनिट और बी के 15 यूनिट बनाएंगे तो आपका प्रॉफिट, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन मैक्सिमाइज हो जाएगा। होपफुली आपको कुछ कुछ समझ आ रहा होगा कि मैं ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एलपी प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, उसकी कंस्ट्रेंट्स की इनइक्वालिटीज बतानी है, फिर इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करके ग्राफ पे उनको शो करना है। इनइक्वालिटी की सही डायरेक्शन समझनी है, जिस तरह मैं अभी तक वो ग्राफ पे आपको डायरेक्शन बता रहा था। फिर आपने फीजिबल एरिया मालूम करना है, उसके कॉर्नर्स आइडेंटिफाई करने हैं, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसी एक कॉर्नर पे मैक्सिमाइज हो रहा होगा। और फिर मैंने कहा चलो जी अब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वो प्रॉब्लम मैंने साथ साथ ही सॉल्व कर दिया। ये ग्राफिकल अप्रोच में भी काफी डिटेल है। चले जी आगे बढ़ते हैं। एक और चीज जो मैं आज ही पढ़ा देना जरूरी समझता हूं वो है शेडो प्राइसेस, या जिसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हम कह देते हैं। A decision maker who has solved an LP problem might wish to know whether it pays to add capacity in hours in a particular department. अभी अब आपने जो पिछला क्वेश्चन किया, अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें और आप कहें कि यार बिलफर्ज असेंबली डिपार्टमेंट में मेरे पास आवर्स कम है, लेकिन मैं एक आध मैं कुछ लेबर को जो है ना ओवर टाइम दे देता हूँ ना, चलो इस तरह कर देता हूँ। ओवर टाइम क्या करा कि मैं उधर आवर्स बढ़ा सकता हूं। He or she would be interested in the monetary value to the firm of adding say an hour per week of assembly time. तो एक वीक में अगर हम एक आवर बनाएं तो बढ़ा दें तो उससे मॉनेटरी वैल्यू कितनी होती है, ऐड होती है, हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना बढ़ता है, ये है वो मॉनेटरी वैल्यू। This monetary value is the additional contribution margin that could be earned. तो ये monetary value जो है वो इजाफी contribution margin है जिसको कमाया जा सकता है। This amount is called shadow price of the given resource. वो जो एक घंटा बढ़ाया है तो contribution margin जितना बढ़ रहा है ये उसकी shadow price है। हमने एक घंटा बढ़ाया एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, उससे contribution margin सपोज 5 रुपए बढ़ गया, तो 5 रुपए उसकी शेडो प्राइस हो गई। A shadow price is in a way an opportunity cost. शेडो प्राइस असल में एक opportunity cost है। The contribution margin that would be lost by not adding an additional hour. यानी अगर आप एक hour बढ़ाते नहीं हैं तो आप contribution margin lose करेंगे। This is the opportunity cost. To justify a decision in favor of short-term capacity expansion, the decision maker must be sure that the shadow price or opportunity cost exceed the actual price of that expansion. यहां पर अब आपको इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लगेगी। हम ये जो एलपी प्रॉब्लम अभी सॉल्व किया, थोड़ी देर बाद इसको दोबारा सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात जगहों पर हमने एक दो आवर्स बढ़ा देंगे, कुछ घंटे बढ़ा देंगे। उन घंटे बढ़ाने से हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई एक घंटा बढ़ाने से हमें अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन में कितनी एडिशन हो रही है। चले जी, सपोज हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन में एक घंटा बढ़ाने से $5 की एडिशन आ रही है सपोज, और कस्टमर जो हमारा लेबर है वो एक घंटा मजीद रखने के $1 मांग रहा है, तो हम तो $5 कमा सकते हैं, फिर तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये वो बात है कि भाई हमसे लेबर कितना मांग रहा है वो एक्चुअल प्राइस हो जाएगी, और शेडो प्राइस वो प्राइस है कि हम अगर एक घंटा बढ़ाएं तो हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन में कितना मिल रहा है।
ठीक है, ये बड़ी अहम डिस्कशन है माय डियर स्टूडेंट्स। आपको इसको दोबारा अगर मेरे डिस्कशन से भी समझ नहीं आई तो इसको कई दफा पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। इंशाल्लाह एग्जांपल से ये बात आपको और भी समझ आ जाएगी। शेड्यूल प्राइसेस आर कंप्यूटेड स्टेप बाय स्टेप एज फॉलोज। क्या तरीका होता है? पहले तो आप 1 घंटा बढ़ाते हैं, और ज़रूरी नहीं कि 1 घंटा बढ़ाएं, हम कई घंटे बढ़ा देते हैं, कई दफ़ा कई घंटे बढ़ा देते हैं ताकि ग्राफ ऐसा बन जाए कि जिससे हमें वो ग्राफ पर चीज़ें ज़रा आसानी से ग्राफ अच्छी तरीके से शो हो जाए, बात ग्राफ पर अच्छी तरीके से शो हो जाए। बाज़ औक़ात 1-8 घंटा बढ़ाने से जो आंसर्स आते हैं तो वो पॉइंट्स में आते हैं, लेकिन 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे हम बढ़ाते हैं तो वो ज़रा अच्छा ग्राफ बनने लगता है। तो आप ज़रूरत के मुताबिक कुछ ज़्यादा घंटे बढ़ा सकते हैं। बाकी अगर हमें ये पता चला कि हमने 12 घंटे बढ़ाए हैं तो 40 रुपए का इजाफा होता है, तो 1 घंटे पर क्या होता है, तो 40 को 12 पे डिवाइड कर लेंगे तो 1 घंटे का आ जाएगा, वो आखिर में हम कर लेंगे। लेकिन हम 1 घंटा अक्सर नहीं बढ़ाते, 1 से ज़्यादा घंटे बढ़ाते हैं। और फिर हमारे पास एक और जो है एलपी प्रॉब्लम आ जाता है जिसको हम दोबारा सॉल्व करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि पिछले प्रॉब्लम पे क्या हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा था, अब क्या आ रहा है, और कितना बढ़ गया है, और कितना बढ़ गया है, और 1 घंटे में कितना बढ़ गया, और वही शेडो प्राइस होती है। तो चलें, मैं उसी प्रॉब्लम को जो अभी आप लोगों ने सॉल्व किया था उसको माइनर मॉडिफिकेशन के साथ दोबारा सॉल्व करता हूं। ठीक है ना जी? वही प्रॉब्लम जो थोड़ी देर पहले आप लोगों ने सॉल्व किया था उसको हम माइनर मॉडिफिकेशन के साथ दोबारा सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम मैंने नीचे लिखा हुआ यहां पर। अब हम की दफा हमने, अगर आप देखेंगे इस प्रॉब्लम को पिछले प्रॉब्लम के साथ, तो बाकी सब कुछ वही है एक्सेप्ट दिस कि यहां मैंने 100 के बजाय 108 आवर्स कर दिए, 8 घंटे मैंने यहां बढ़ा दिए। बाकी ये भी 90 अपनी जगह पर है, ये सब कुछ अपनी जगह पर है, सिर्फ इस एक जगह पर मैंने असेंबली डिपार्टमेंट में 8 घंटे मैंने बढ़ा दिए। और उस क्वेश्चन को मैंने, अगर आप देखें तो बाकी उसी तरीके से वो क्वेश्चन बना है, सारा कुछ वही है, बस सिर्फ ये है कि यहाँ अब 100 के बजाय 108 नजर आ रहा है। और इससे मैंने दोबारा वो प्रॉब्लम सॉल्व किया है, दोबारा ग्राफ बनाया है। ठीक है ना, ये आपके पास दोबारा वो ग्राफ आ गया। 1 मिनट में जरा इसको छोटा कर दूं ताकि आपको फुल ग्राफ नजर आए। तो ये वो ग्राफ है जो दोबारा आपके सामने आ गया। अब की दफा वो सोल्यूशन, जाहिर है कि क्वेश्चन चेंज हो गया है, तो अब वो सारा कुछ जरा डिफरेंट हो गया है। ये 0 तो अपनी जगह पर है, लेकिन पॉइंट ए जरा मूव कर, पॉइंट ए उसी तरह 30 पर है जैसे पहले था, लेकिन पॉइंट बी मूव कर गया 18 पे चला गया, पॉइंट सी मूव कर गया 027 पे चला गया। बाकी ये वही एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है 108 वाली, 100 वाली नहीं है। बाकी ये और ये हमारे पास फीजिबल एरिया है, और इसके बेस पे हमने जब जब दोबारा वो कॉर्नर एनालिसिस कर दी, तो हमारे पास चूंकि ये पॉइंट अब की दफा आ रहे थे, तो इस पर जब हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन मालूम किया तो पता चला कि बी पर ही मैक्सिमाइज हो रहा है, लेकिन अब की दफा 1100 पे नहीं हो रहा, 1170 पे हो रहा है। पिछली दफा 1100 पे हो रहा था, अब 1170 पे हो रहा है। हमने कितने घंटे बढ़ाए थे? 8 घंटे बढ़ाए थे असेंबली डिपार्टमेंट में, और हमसे $70 हम इजाफी हासिल कर सकते हैं। अब जरा देखें ये इधर, अब आपको शेडो प्राइस की, बाकी ये क्वेश्चन तो वही है, एलपी का क्वेश्चन है, वो आपने उसी तरह करना है। Hence CM now maximizes at B, और ये B उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1170 है, और ये कि आपने 18 बनाना है। अब जरा इधर देखिए, thus the shadow price of 8 additional hours in the assembly department is equal to 1170 ये वाला माइनस 1100 पुराना वाला। तो ये इन दोनों का डिफरेंस, ये 8 घंटे हमने बढ़ाए हैं तो $70 बढ़ गए हैं। अब आप 1 घंटे का कैसे मालूम करेंगे? तो ये 70 को इसी 8 पे डिवाइड कर लें तो 1 घंटे का आ जाएगा 8.75। इस तरह देखें, 70 को आप डिवाइड कर लें, डिवाइड बाई 8, तो 8.75। तो इसका पता चला कि असेंबली डिपार्टमेंट में हम 1 घंटा बढ़ाते हैं, 1 घंटा ज्यादा काम मजदूर से लेते हैं,
तो असेंबली डिपार्टमेंट में हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन में वो 1 घंटा ज़्यादा जब काम करते हैं तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन में हमारे 8 घंटे 75 सेंट्स $8.75 हमें ज़्यादा मिलते हैं। सपोज वो मजदूर 1 घंटा ज़्यादा काम करने के जो है ना $3 मांग रहा है, तो एक्चुअली वो 3 मांग रहा है लेकिन हमें दे कितना रहा है $8.75, तो हम तो फायदे में हैं। हाँ, अगर मजदूर ओवर टाइम का जो है $9 मांग रहा है तो फिर मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर वो मजदूर 1 घंटा बढ़ाने के 1 घंटा ज्यादा काम करने के $3 मांग रहा है, 4 मांग रहा है, तो हमें वो फीजिबल है। ठीक है, तो बहरहाल ये 1 घंटा बढ़ाने के असेंबली डिपार्टमेंट 1 घंटा बढ़ाने के शेडो प्राइस क्या है? शेडो वो छुपी हुई प्राइस कितनी है? 8.75 और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है ना जी। तो मेरे ख्याल में आपको एलपी प्रॉब्लम उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में, कॉस्ट अकाउंटिंग में इसकी एप्लीकेशन कुछ कुछ समझ आ रही होगी। ठीक है, तो ये अगेन मैंने वही प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दोबारा बात समझा दी है। ठीक है ना जी। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। होपफुली माय डियर स्टूडेंट्स आज आपको समझ आई होगी। मैं दोबारा थोड़ा रिपीट करता जाऊं, हम क्वांटिटेटिव अप्रोचेस पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, और हमने आपको बताया कि क्वांटिटेटिव अप्रोचेस डेटाबेस अप्रोचेस होती हैं, लॉजिकल ज़रा कम और डेटाबेस ज़्यादा होती हैं। इसमें कई अप्रोचेस हैं, हमने बहुत सारे अप्रोचेस के नाम बताए हैं, लेकिन मैंने बेसिकली एलपी पे कंसंट्रेट किया है, लीनियर प्रोग्रामिंग पे। और इस आज के लेक्चर में मैंने एलपी पर कंसंट्रेट किया है। एलपी लीनियर प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है हमने ये पढ़ा, हमने उसके एग्जाम्पल पढ़े आज, और साथ ही साथ हमने उसकी बताया कि एलपी प्रॉब्लम सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, एक सिंप्लेक्स है और एक ग्राफिकल है। सिंप्लेक्स मैंने बताया कि ज़रा मुश्किल है आपके लिए, इसके लिए बाकायदा अगर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का कोर्स हो तो उसमें पढ़ाना मुनासिब है। कॉस्ट अकाउंटिंग के हद तक मैंने ग्राफिकल अप्रोच पढ़ा दिया आपको। ठीक है, फिर हमने ग्राफिकल अप्रोच का प्रोसीजर पढ़ा और उसी पर हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए, उसी पर हमने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किया, और ये कि मैक्सिमाइज क्वेश्चन किस तरह होता है ये सारा बता दिया। और इस के साथ ही साथ एक ज़रूरी डिस्कशन और थी शेडो प्राइस की, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, जिसमें एलपी अप्लाई होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। मैंने उसकी एग्जांपल भी बता दी और शेडो प्राइस आपको मालूम करके बता दी। होपफुली डियर स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह जब लाइव डिस्कशन होगी हमारे आपस में तो मैं आपसे फीडबैक भी ले लूँगा इसकी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।